भाजपा के नेता इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं भारत के अंदर। इमरजेंसी क्या है, थोड़ा सा हमें ये समझाइए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि पूरे देश में या किसी पार्ट में आपातकाल लागू कर सके। और उसी प्रकार एक शॉर्टकट में आर्टिकल 356 है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जब राज्य की सरकारें संविधान के हिसाब से नहीं चलती हैं, लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर हम राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। वो भी एक प्रकार का इमरजेंसी कह सकते हैं। और आर्टिकल 360 के अंतर्गत भारत सरकार को ये पावर है कि अगर कोई हालात देश के ऐसे हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब 1975 में 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू की थी। कारण ये था कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, गवर्नमेंट मशीनरी को इलेक्शन में झोंक दिया अपने फायदे के लिए, सीट जीतने के लिए। और उस चीज़ को, उसी सीट पर राजनारायण जी उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। उसका फैसला 12 जून 1975 में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो उस समय जज थे, तत्कालीन जस्टिस मिस्टर JL सिन्हा, जगदीश लाल सिन्हा जी ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया और यह ऑर्डर किया कि वो आगामी 6 महीने तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इस चीज़ को लेकर के उस समय JP राजनारायण और देश की बहुत सारी विपक्षी की पार्टियां, सामाजिक कार्यकर्ता इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगने लगे। देश में हालात एकदम गृह युद्ध के रूप में बदलने जा रहे थे। तो उसी समय इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील थी। उस समय जस्टिस सरकारिया अवकाशकालीन वैकेशन जज थे, उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया और लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये प्रधानमंत्री रह सकती हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई में वोटिंग की बात है तो वहाँ पर भाग नहीं ले सकती हैं। तो इस हालात को देखते हुए उन्होंने, उनके उस समय बंगाल के गवर्नर थे सिद्धार्थ रय, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को एडवाइस किया कि आप इमरजेंसी लगा दें इस हालात से निपटने के लिए। तब उन्होंने 25 जून 1975 को उन्होंने इमरजेंसी लगवाया और 26 जून 1975 के देश के अखबारों में जो संपादकीय होते थे वो पेज खाली था और इमरजेंसी के दौरान मूलभूत अधिकार सस्पेंड हो गए थे। कोई भी व्यक्ति कहीं किसी भी जगह पर 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। और उसी समय अपना जितने भी देश के बड़े बड़े लीडर थे जो कांग्रेस के खिलाफ थे, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ थे, सबको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उनको फिर एहसास होने लगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ा इस मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए, मूलभूत अधिकार के उल्लंघन के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने उड़ीसा के एक थे बीजू पटनायक, उनको रिहा किए। उसके बाद में अन्य लीडरों को धीरे धीरे रिहा करें। अंत में जनवरी 1977 में आपातकाल हटा दिया गया। फिर उसी समय इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा का चुनाव कराई और उससे इमरजेंसी के दौरान दूसरी घटना ये घटी कि नसबंदी का, नसबंदी बहुत जोरों पर था। लोगों को छोटे छोटे
18 साल 17 साल के बच्चों को भी नसबंदी करा दिया जाता था। क्या शर्मा जी ये भी 1977 में हुआ ये 75 से लेकर 77 के बीच नसबंदी? और सरकारी कर्मचारियों को ये आदेश दिया गया था कि आप इतना नसबंदी कराएंगे तो आगे आप रह पाएंगे, आपका प्रमोशन होगा। तो डर के मारे कोई न कोई चाहे खुद कराता था, चाहे परिवार में वो लोग करवाने को मजबूर होते थे। और तो इंदिरा जी के हार का एक कारण नसबंदी था और इमरजेंसी तो था ही था। अब रही बात आज के परिप्रेक्ष्य में, मेरे विचार में लोक समाज पार्टी के विचार से मैं समझता हूँ कि आज तो सही माने में राइटिंग में संविधान के तहत आपातकाल नहीं लगाया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट में इमरजेंसी लगा दिया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत जो करता है उसको कोई न कोई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के एजेंसियों को लगा दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जबकि जिनके खिलाफ 2014 से लेकर के आज तक सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का जिनके तहत जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हीं से मिलता जुलता कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एमपी, एमएलए, कारपोरेट घरानों के पास अथाह संपत्ति है। लेकिन चूंकि वे लोग वो सत्ता पक्ष के हैं, कारपोरेट घराने हैं, सत्ता पक्ष को समर्थन करते हैं, इसलिए उनको खिलाफ कार्रवाई नहीं भारत सरकार करती है। तो मैं समझता हूँ, अभी देखिए जब 2017 में यूपी में चुनाव हुआ और योगी जी चीफ मिनिस्टर बने, तो सबसे पहले जौनपुर में एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील के खाने पर उसमें एक रिपोर्टर ने यह वीडियो जारी किया कि वहाँ के सरकारी स्कूल में अपना रोटी जो है वो नमक के साथ खिलाया जा रहा है, उसमें ना कोई खिचड़ी है, ना दाल है, ना कोई फल है, ना कुछ है। तो इस चीज़ को करते ही योगी जी की सरकार ने, योगी, मैं तो अजय बिष्ट कहता हूँ उनको, उनका असली नाम अजय बिष्ट है, ये तो अपना नाम बदल लिए हैं। तो जो एकेडमिक नाम है उनका अजय सिंह बिष्ट है। तो उन्होंने तुरंत उस रिपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई किया। दक्षिण से एक मैगजीन के लेख वो थी रिपोर्टर गौरी लंकेश, उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा। तो जो ये आरएसएस के कहें या कौन से लोग थे, जो ताकतें थीं जो भाजपा को से संबंधित थीं, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। कई महीने तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। जब वो हाई कोर्ट का डंडा पड़ा तब जा करके वो मतलब समझता हूँ साल 1.5 साल के बाद में गिरफ्तारी हुई। ऐसे बहुत सारे पेपर वाले हैं। आप रवीश का ले लीजिए जो एनडीटीवी में काम करते थे। रवीश एक ऐसे एंकर एनडीटीवी के थे कि वो बेधड़क सच्ची बातें पता नहीं कैसे कैसे वो रिसर्च करके जनता के बीच लाते थे। उनको नागवारा गुजरा, अंत में वो जबरदस्ती एनडीटीवी को अडानी के माध्यम से अधिग्रहण करवा लिया, खरीद लिया गया और उनको फिर रवीश कुमार को हटवा दिया गया। ऐसे बहुत सारे पेपर के एंकर हैं जिनको ये भारत सरकार नहीं चाहती थी कि उसमें वो काम करें, उनको जबरदस्ती हटना पड़ा। तो एक प्रकार से देखा जाए आज एक अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूं कि 2024 का चुनाव है। आज जो भारत सरकार जबरदस्ती, अभी बराक ओबामा जी पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ने उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ डेमोक्रेसी का नाम का कोई चीज़ नहीं है। उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर उनको यह सरकार रोकने में विफल रहेगी तो आगे चल के भारत एक नहीं रहेगा। मैं भी उनके बात को एंडोर्स करता हूँ। मुसलमान ही नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि दलित ओबीसी के को बहुत ज़बरदस्ती
दबाया जा रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, उनको हिंदू मुसलमान करके एक तरह से झोंक दिया गया है ताकि वो अपने अधिकार को ना कर सकें। और जो समझ लीजिए कि दलित, ओबीसी, आदिवासी और सवर्ण जाति के जो वीकली सेक्शन के जो कमजोर थे, उनका भी संवैधानिक अधिकार आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए प्राइवेट करके। और अभी एक लेटरल एंट्री सिस्टम है, उसके माध्यम से जो यूपीएससी में है 60% सिलेक्शन प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं, जो जिसमें तो सिर्फ 3-4 जातियों को लेते हैं, बाकी 40% सिलेक्शन अब इसमें यूपीएससी से लेंगे। अभी आपका अग्निवीर है, अग्निवीर क्या था, ये भी एक निजीकरण जो आरक्षण है, क्योंकि उसमें यह देख लीजिए कि अग्निवीर जो आर्मी का जो निचला पद होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी, दलित, आदिवासी के लोग भर्ती होते थे, 70-80%। और तो जब भारत सरकार को लगने लगा कि उनके नौकरशाहों को कि इस आर्मी के माध्यम से ओबीसी के परिवार, दलित, आदिवासी को बहुत पैसा उनके घरों में पहुंच रहा है, इसलिए उन्होंने अग्निवीर का नाम देकर के 4 साल कर दिया। वो जानते थे कि 15-20 साल रह करके वो अपना वेतन बढ़िया पाएंगे और पेंशन भी बनेगा, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से वो 4 साल में रिटायर कर दिए जाएंगे, तो वो उनको पेंशन भी नहीं मिलेगा और उनकी नौकरी भी नहीं होगी। जो 25% आरक्षण प्रमोशन की बात किए हैं, वो उन्हीं अपने लोगों को आगे प्रमोट करेंगे, बाकी दलित आदिवासियों को वो 4 साल जो का पीरियड होगा उसको निकाल देंगे। उसका ये भी बदलती है। तो ये भारत सरकार यानी खासकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कई गुना आगे चलकर इस देश के लोगों में गैर बराबरी कायम की है। ये चाहती है संविधान के तहत शासन ना चले, मनुवादी की तरह शासन चले, और कर भी रही है, बहुत हद तक वो सफल भी हो गए हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी कुछ भी करें, 2024 में इनको जाना है। और जो आज जो आपातकाल है, ये मौसम आपातकाल जो इनडायरेक्ट रूप में देश में लागू कर दिया गया, ये खत्म होगा। और मैं जनता से अपील करता हूं कि आप लोग घर में मत दुबकिए, सड़क पे निकलिए। संसद से सड़क पर जब तक इस अप्रत्यक्ष इमरजेंसी आपातकाल का विरोध नहीं होगा, तब तक हमारा लोकतंत्र, भावी लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और लोक समाज पार्टी अपने संसाधन के माध्यम से पूरे देश में जहां जहां भी लोक समाज पार्टी का संगठन है, लोगों को जगाने का काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि 2024 में भी सफलता मिलेगी और आगे जो 2029 होगा, लोक समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये देखिएगा, जनता में ये एक धीरे धीरे संदेश जा रहा है, क्योंकि भाजपा के विकल्प के साथ में कांग्रेस और जो जेडीयू, आरजेडी, सपा, बसपा और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका कोई स्पष्ट विजन नहीं है देश के भावी राजनीति के लिए, भावी भविष्य के लिए। वही घिसा पिटा कम बेसी सबका वही है। जबकि लोक समाज पार्टी चाहे इलेक्शन रिफॉर्म हो, चाहे कृषि रिफॉर्म हो, चाहे पुलिस रिफॉर्म हो, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म हो, चाहे इंडस्ट्री को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी के लेकर के हो, चाहे एजुकेशन रिफॉर्म हो, सब पर एक अच्छा सा विजन निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड हो चुका है। और उसी के माध्यम से हम इस देश को 2029 में लोक समाज पार्टी की सरकार चलेगी। और जनता का आशीर्वाद रहा तो डेफिनेट ही लोक समाज पार्टी के कार्यकाल में 2029-30 बल्कि वो 4 टर्म में यह भारत देश लोक समाज पार्टी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और ये जो जगह जगह विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र की बात है, जब इनके पास कोई विजन नहीं है, गैर बराबरी का ये लोगों का है, तो ये इनके बस की बात नहीं है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बना दें। तो लास्ट में मैं यही कह रहा हूं कि आज का इनडायरेक्ट इमरजेंसी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से बहुत खतरनाक है।
इसका लोक समाज पार्टी विरोध करती है। अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को और उनके समर्थकों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वे वास्तव में इस देश में कैसा शासन चला रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी से डाइल्यूट करके या उससे वैसे और हार्ड करके जनता को डरा करके धमका करके ये शासन चला रहे हैं। इस प्रकार लोक समाज पार्टी एक अच्छे रूप में इस इमरजेंसी का विरोध करती है। कभी भी किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए इमरजेंसी कभी भी कारगर साबित ना हुआ है, ना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। नमस्कार।